जमील, इस वक्त जो राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की, उनका यही कहना है कि हम जो तहरीक लेकर आगे बढ़े हैं उस तहरीक का मकसद यही है कि हम हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, भले उसके लिए हमें कितने भी लॉन्ग मार्च करने पड़े, कितना भी वक्त लगे। अगर इतना वक्त लगेगा तो फिर तो 2023 आ जाएगा और हुकूमत ऑटोमेटिकली चली जाएगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू को गुफ्तगू कहना बहुत बड़ा गुनाह होगा। जिस तरह के जुमले वो इस्तेमाल करते हैं वो शायद टीवी पे ऑन एयर भी नहीं हो सकते। अभी तमाम पैनलिस्ट भी सुन रहे होंगे और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो रिपीट भी नहीं किए जा सकते। लेकिन उससे पहले हम जरा ये चेक कर लें, ये पीडीएम है क्या? ये पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है या पीडीएम सिर्फ फड्डा डालो मूवमेंट है कि इनको रिलीफ दिया जाए? मतलब ये बेवकूफ बना रहे हैं तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं, चाहे पीडीएम हो या गवर्नमेंट हो। स्टार्टिंग फ्रॉम मियां नवाज शरीफ, अगर मियां नवाज शरीफ साहब से ही हम शुरू कर लें तो जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था या फैसला दिया था कि वो जा सकते हैं इलाज करवाने के लिए, एक ओपन एंडेड तमाम तर डिसीजन लेने का था प्रोसिक्यूटर के पास कि वो जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में और उस फैसले को चैलेंज कर सकते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को हम बाहर नहीं जाने देंगे, नहीं गए। उसके बाद अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बार बार ये कहती हैं कि टेलीफोन आया है मुझे और हमें टेलीफोन्स आ रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग के हवाले से तरमीम में उनका साथ दिया जाए, तो उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया? और अगर उन्होंने नाम नहीं लिया तो ये कौन सा इत्तेहाद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल बैठकर कहते हैं कि DGISPR जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? तो इनके आपस के इत्तेहाद का आप जो शख्साना है उनको आपको खुल के नजर आ जाएगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आज से 4 दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस ट्रायल हुआ, 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का केस था। उस केस के ऊपर उनको जमानत मिली है और हैरत की बात यह है कि नैब ने उसमें बिल्कुल मुखालफत नहीं की है। वो नैब जो हमेशा से मुसलसल ये चैलेंज लेने के लिए तैयार बैठा है कि हम लूटी हुई रकम वापस लाएंगे, वो चैलेंज लेने के लिए तैयार बैठा है कि हमने यहां से भगोड़ों और लुटेरों को बाहर नहीं निकलने देना, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस प्ली के अगेंस्ट चैलेंज ही कबूल नहीं किया। तो ये किसको रिलीफ दे रहे हैं? और मेरी इस्लामाबाद के अंदर ये पावर कॉरिडोर्स हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी हुकूमती शख्सियत के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने बड़ी तरीके के साथ मैनेज कर लिया है। इनके आपस के अंदर तो इत्तेहाद है नहीं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं और गवर्नमेंट किसको बेवकूफ बना रही है? रोजाना कहते हैं कि हमने एनआरओ नहीं देना, रोजाना कहते हैं कि हमने लूटी हुई दौलत वापस लानी है, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठे हुए हैं कि नैब हमारा आजाद इदारा है, इसने लोगों से पैसे छीन के निकलवा लेने हैं। रोजाना इनके यही दावे होते हैं जिसको वो खुद बैठ के चैलेंज कर रहे होते हैं पब्लिक में बैठ के कि हमने तो नहीं जाने देना, और इधर बैठ कर रिलीफ दे रहे हैं। और रिलीफ लेने वाले पब्लिक को ये आगे बढ़ा रहे हैं, ये बताने के लिए हम जो कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं। जमानत की अभी जमील भी बात कर रहे थे और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ भी अस्पताल पहुंच चुके हैं, तो क्या समझते हैं इस चीजों को हम इत्तफाक ही समझें कि ये कोइंसिडेंस ही है? नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बहुत प्लान करके बहुत उम्दा तरीके से डिज़ाइन करके होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं। पहले तो छुप जाती थी, पता नहीं चलता था, अब तो बिल्कुल पता चलती हैं। नैब का ये फैसला, नैब के प्रोसिक्यूटर का ज़मानत की मुखालफत ना करना, मतलब क्यों ना करना? एक तरफ हुकूमत का नैरेटिव है, दूसरी तरफ चेयरमैन नैब का नैरेटिव है, उनके एक्शंस हैं, और तीसरी तरफ खामोशी है प्रोसिक्यूटर की अदालत के अंदर। तो ये तो कुछ डिज़ाइन सा फील होता है। एक और अहम बात यह है कि हुकूमत और बहुत सारे ऐसे हलके चाहते हैं कि हुकूमत भी रहे, जमहूरियत भी रहे, सिस्टम भी चलता रहे। इस सारी चीज़ों को चलाने के लिए, इसी रफ्तार से चलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी स्पीड में बेहतरी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सूबे मुस्तहकम रहें। अगर सूबे मुस्तहकम रहें तो इसका मतलब है सिंध की हुकूमत भी मुस्तहकम रहे। बेशक मुराद अली शाह साहब के ऊपर कई रेफरेंसेस हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर रेफरेंसेस हैं, बिलावल साहब भी मतलूब हैं, उनकी फुप्पो भी मतलूब हैं, इर्द गिर्द के सारे ब्यूरोक्रेट, 500 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि करप्ट हैं, नैब ज़दा हैं, उन्हें निकाला जाए, निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नैब में रहे, जेल में रहे, वापस आए और वापस आने के बाद प्रमोट होकर सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे ही उनकी कैबिनेट के अंदर लोग हैं। तो अब अगर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके तहत अगर पीपल्स पार्टी पे जोर डाला जाएगा तो सिंध की हुकूमत चली जाएगी, और सिंध की हुकूमत जाएगी तो जमहूरियत को खतरा हो जाएगा, जमहूरियत को खतरा हो जाएगा तो मसला है कि वफाक को खतरा हो जाएगा। तो अब यह है कि इस लंगड़े लूले सिस्टम को चलाएं, धक्का दें। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी स्पेस मिल रहा है, क्लियरली स्पेस मिल रहा है। दूसरी जानिब जो आप बात कर रहे हैं, मियां साहब की तबीयत खराब होती रहती है इन्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे वो ठीक रहते हैं,
मैंने कई दफ़ा लंदन में उनसे इस दौरान भी मुलाकात की है, देखा भी है। जिस दिन तशरीफ़ ले गए थे तब भी मैंने उनको देखा था। तो उनकी तबीयत के बारे में जो हॉस्पिटल्स कहते हैं, लंदन एक ऐसी जगह है इस वक्त जहां पे पेंडेमिक का सबसे खतरनाक असर है। 56% लोग जो हैं यूके के अंदर वो कोविड के मुख्तलिफ किस्म के वायरस के शिकार हैं। 56% लोग। हॉस्पिटल कोई भी ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल जो कि सिचुएशन चेंज होती रहती है तो उनकी तबीयत अप एंड डाउन होती रहती है, उससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत दे। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को एक दूसरे से कनेक्टिविटी के हिसाब से चलाना जाना चाहिए। अभी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, उन्होंने दो बातें ऐसी की, वो तीसरी बात तो मैं जिक्र नहीं करूंगा जिसका जमील भी जिक्र कर रहे थे कि वो शायद स्क्रीन पर डिस्कस भी नहीं की जा सकती। अगर हम सियासतदाने और सीनियर सियासतदानों की गुफ्तगू सुने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के हवाले से, तो वो एयर नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर उसको जो है वो वेट नहीं दिया जा सकता। लेकिन बहरहाल उनके जहन के अंदर एक चीज़ क्लियर है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये आखिरी लॉन्ग मार्च नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जहनी तौर पर तैयार हैं कि हमने इसी तरह खेलना है और खेलते रहना है और 2023 तक ऐसे ही जाना है और हुकूमतें भी ऐसे ही करते रहना है। स्पेस के हिसाब से नैब को आगे लेके आए, फिर पीछे लेके आए, फिर ऐसे करें, फिर जमानत दे दें, फिर जमानत नहीं दे। तो ये सीन चल रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। मोटी चीज जो है वो सेनेट की इंतखाबात के अंदर सीट्स पोजीशन है, उसके बाद डिक्लेयर होगा कि क्या होता है, 18वीं तरमीम के साथ कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी जमील बात करूंगा, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि पीडीएम पे हम सैर हासिल गुफ्तगू कर लें। क्या समझते हैं जमील, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टैंड कहां पे करती है? मोमेंटम जो शुरू में डेवलप हुआ था वो तो अब हमें दिखाई नहीं देता है, उसकी मोमेंटम के टूटने की वजह आपके नजर में क्या है और हुआ क्या बेसिक तौर पे? व्हाट वेंट रॉन्ग? नहीं, व्हाट वेंट रॉन्ग वाली तो बात ही नहीं है। रिलीफ मिल गया, जिसको मिला वो फायदे में है, उसकी पांचों घी में है, बाकी जो है वो रोते मरते। अच्छा जमील, मैं अपने जो सवाल को ना चेंज करना चाहता हूं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, रिलीफ मिल गया, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे दोनों में से किसी एक को ही मिलना था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बंद गली में जा चुकी है और वो तमाम सियासी जमातें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो खुद को बंद गली में धकेल देती हैं, उनको रिलीफ तो दूर की बात, उनके मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। अभी फैसल अजीज साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें लग ऐसे रहा होता है कि बाय एक्सीडेंट होती हैं। एक साहब हैं, उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये 32वें अमरीकी सदर थे और इनकी किताब का एक मशहूर मकौला था, इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, if it happens you can bet it was planned that way। तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए लिखा था उन्होंने कि सियासत के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, आप अगर समझते हैं कि बाय एक्सीडेंट है तो आप बेट लगा लीजिए कि बाय एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज डिजाइन्ड बाय दैट वे। तो हमारी तीसरी, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हमारी तीसरी दुनिया के ममालिक की पॉलिटिक्स तो है इसी तरह से। अब आपने बात की रिलीफ की, रिलीफ कैसे मिलता जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर खुद कुछ हमले शुरू कर देंगे? रिलीफ कैसे मिलता जब मियां नवाज शरीफ साहब को ऑलरेडी रिलीफ मिल चुका था? आज से 2 साल पहले हुक्मरान जमात के एक इंतहाई सीनियर रहनुमा ने मेरे प्रोग्राम में एक और टीवी चैनल पर आकर कह दिया था कि उनको 2 बड़े ममालिक से पैसे आ चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से वापस जाने देना है। 2 अदद ममालिक का नाम लेकर उन्होंने बताया कि इतनी इतनी किस्त आ चुकी है। ये मैं आपको बता रहा हूं आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? रिलीफ तो उनको मिल चुका था, ये रिलीफ नहीं मिला, कैसे मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं? रिलीफ नहीं मिला, कैसे इसहाक डार साहब लंदन में बैठे हैं? या आपके पास तप्पड़ नहीं है या आप ला नहीं सकते, अब आप डाल लेते हैं कवानीन के ऊपर। अब मैं अभी आपको बात बता रहा हूं, जरदारी साहब की जो बेल वाली बात है, इसके ऊपर हुकूमती सीनियर रहनुमा ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा है कि इट्स रिलीफ है। अब नून लीग जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, अब फजल रहमान साहब उनके साथ खड़े होंगे, तो वो कैसे खड़े होंगे? फजल रहमान साहब के ऊपर अपने केसेस हैं, फजल रहमान साहब के भाई के ऊपर केसेस डाल दिए गए, फजल रहमान साहब की आधी जमात टूट चुकी है, वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बन चुकी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी को देख लें आप कि एक तरफ नून लीग की मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमें फोन कॉल्स आ रही हैं कि आप आइन में तरमीम के लिए प्रेशराइज हो जाएं, और उधर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि DGISPR जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। तो ये किस तरह की डेमोक्रेटिक मूवमेंट है? ये किसको बेवकूफ बनाने के लिए है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।